जय हिंद। जीएस ग्लोबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th की एसएसटी सामाजिक विज्ञान, जिसमें पहला चैप्टर है जियोग्राफी का। हम सिलेबस में बताए भी थे कि कैसे पढ़ाएंगे। अगर सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लो, स्ट्रेटजी पता चल जाएगी कि हम कैसे पढ़ाएंगे। तो पहला क्लास है हमारा संसाधन एवं विकास। जियोग्राफी का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो हम शुरुआत करते हैं यही संसाधन और विकास से। तो सबसे पहले जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर ही है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन के बारे में जानते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जानने के लिए ही इम्पोर्टेंट है कि संसाधन आखिर है क्या। तो संसाधन की एक डेफिनेशन नोट कर लो कि प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार संसाधन है। जब मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाता है तो वह संसाधन बन जाता है। यानी प्रकृति ने हमें जो जो चीज़ें दिया है वो सारी की सारी संसाधन है। एक बार डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार संसाधन है। जब मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाता है तो वह संसाधन बन जाता है। जैसे भी प्रकृति ने जो भी हमें दिया है वो साधन के रूप में दिया है। चाहे जो कुछ भी हो, इस पूरी पृथ्वी पर जो भी है वो सब के सब साधन के रूप में है। संसाधन कुछ है ही नहीं। संसाधन हम बनाते हैं, ठीक। संसाधन हम बनाते हैं जैसे जैसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को उपयोग में लाते हैं तो वह संसाधन बनता चला जाता है। जैसे प्रकृति ने हमें एक पेड़ दिया तो पेड़ एक प्रकार से साधन है, लेकिन जब उसे हमने अपनी आवश्यकता अनुसार कोई चेयर या टेबल या कुछ भी फर्नीचर बनाया तो वह बन गया संसाधन। या कुछ भी है जो प्रकृति ने दिया है हमें, वह सारा का सारा साधन के रूप में है। तो प्रकृति ने जो हमें दिया है वो सारा का सारा सब कुछ, सारे पदार्थ साधन हैं। जब उसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाते हैं तो वह संसाधन बन जाता है, ठीक। इसमें एक भूगोलवेत्ता हैं जिम्मरमैन महोदय ने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? जिम्मरमैन महोदय ने। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन की डिफिनीशन है कि प्रकृति प्रदत्त सभी उपहार साधन हैं। जब मनुष्य उसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग में लाता है तो वह संसाधन बन जाता है, ठीक। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो संसाधन होते तो है ही नहीं, जाहिर सी बात है कि संसाधन कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार उन चीज़ों को अपने प्रयोग में लाते हैं वह संसाधन बनता जाता है, ठीक। उसके बाद में जिम्मरमैन ने एक और लाइन कही थी, ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा था? 1 नंबर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। ये भी जिम्मरमैन ने ही कहा था कि मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। जब मनुष्य, जैसे प्रकृति ने मनुष्य जब आया, मनुष्य इस पृथ्वी पर, तो उसके ज्ञान में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी वो अपने आप में ही एक प्रकार से मनुष्य एक संसाधन है, ठीक। मनुष्य अपने आप में ही एक प्रकार का संसाधन है। जैसे जैसे वो अपने ज्ञान का प्रयोग करता है और आगे बढ़ता जाता है, यानी विकास की अवस्था में धीरे धीरे जैसे जैसे प्रवेश करता है, वह अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को संसाधन के रूप में प्रकट करता है। अब देखते हैं कि संसाधन यानी प्रकृति में संसाधन, प्रकृति प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में मानव का अंतर संबंध। यानी संसाधन ये है, तो संसाधन में मनुष्य अपने आप को किस प्रकार से प्रकृति और प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के बीच में कैसे अपने आप को अंतर संबंध कर पाया है।
प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य मानव का अंतर संबंध। ठीक, ये दिखाता है प्रकृति और तो ये फिगर दिखाता है कि किस प्रकार से प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य मानव ने अपना अंतर संबंध बनाए हुए हैं। मनुष्य का अंतर संबंध दिखाता है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि संसाधन के प्रकार, यानी किस प्रकार से संसाधनों का वर्गीकरण आगे चलकर किया गया है। क्योंकि ये संसाधन जो वर्गीकरण किया गया है बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो एक एक करके पहले देखते हैं हम। सबसे पहला इसमें देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको नोट करते रहो। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधनों को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैव और अजैव संसाधन। यानी जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होते हैं और अजैव संसाधन कौन से होते हैं? जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त होता है, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है। ठीक, ये जीवमंडल में पाए जाते हैं। जैव संसाधन, इसके नाम से ये स्पष्ट है। जैव का मतलब जीव, जिसमें जो है जीव का अंश पाया जाता हो। ठीक, तो इसमें जीव का अंश पाया जाता है। ठीक, तो इसे कहते हैं जैव संसाधन। ठीक, इसमें जैव ये जीवमंडल में पाए जाते हैं। जीवमंडल यानी जैव मंडल में ये पाए जाते हैं जिसमें जीवन व्याप्त होता है। इसके एग्जाम्पल में है जंतु और पादप। पादप में सारे वनस्पतियां आएंगी और जंतु में समस्त प्राणी आएंगे इसमें। ठीक, तो वे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त होता है और जैव मंडल में पाए जाते हैं उसे कहते हैं जैव संसाधन। ठीक, और उसके बाद में अब इसके डिफिनीशन से ही ये भी निर्धारित हो गया कि अजैव संसाधन क्या है। वह संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता वह अजैव संसाधन कहलाता है। यानी इसे भी प्रकृति ने दिया है, इसे भी प्रकृति ने दिया है। ठीक, तो इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, इसमें जीवन पाया जाता है। तो इसमें जीवन नहीं पाया जाता तो ये अजैव संसाधन हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं चट्टाने हो गया और तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, वो सारे के सारे कौन से संसाधन हैं? अजैव संसाधन। ठीक, तो ये था उत्पत्ति के आधार पर। अब हम ये पहला उत्पत्ति के आधार पे बांटे थे, अब हम लोग बांटेंगे समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। अच्छा, एक डिफिनीशन यहाँ पर बताएंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर जैव का उल्टा अजैव था उसी प्रकार नवीकरणीय का उल्टा अनवीकरणीय। तो सबसे पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। वह संसाधन जो हमें प्रकृति ने हमें वह संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिया है लेकिन वह कभी खत्म नहीं होगा। ठीक, नवीकरणीय, इसको पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और इसको पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वह संसाधन जो पुनः प्रयोग किया जा सकता है और कभी खत्म ना हो उसे क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे अभी इसका एग्जाम्पल देंगे तो एग्जाम्पल से ये और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि नवीकरणीय के अंतर्गत इसमें आता है सौर ऊर्जा। ठीक, तो सौर ऊर्जा, क्या सौर ऊर्जा जब तक सूर्य रहेगा तब तक वो हमें ऊर्जा देता रहेगा। तो सबसे पहला है इसमें सौर ऊर्जा। ठीक, तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, जब तक सूर्य रहेगा, जब तक प्रकाश देता रहेगा। और एक अनुमान के आधार पर अभी सूर्य की
लगभग 5 बिलियन वर्ष तक अभी ये हमें ऐसे ही ऊर्जा देता रहेगा। तो सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा और इसको पुनः प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसको दोबारा सूर्य, क्योंकि इसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं सौर ऊर्जा। उसके बाद में फिर पवन ऊर्जा, फॉर एग्जाम्पल पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा इस पृथ्वी पर वायुमंडल कभी खत्म नहीं होगा। जब तक पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, वायु रहेगा, और वायु रहेगा तो हवाएं चलती रहेंगी, वायुमंडल रहेगा, हवाएं चलेंगी, और ये पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक वायुमंडल भी रहेगा, तो इसे ये कभी खत्म नहीं होगा और इसे बार बार प्रयोग किया जा सकता है। एक ही हवा को बार बार प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कोई एक पवन चक्की लगा दिया और एक पवन चक्की यहाँ पर 20 किलोमीटर के बाद में यहाँ भी लगा दिया। इनके दोनों के बीच की दूरी अगर 20 किलोमीटर है या जितनी भी दूरी है, इन दूरी के बाद कोई हवा यहाँ से आती है तो ये हवा इसको इस वाली पवन चक्की को भी चलाया और फिर आगे यही हवा निकल के गई और इस वाले पवन चक्की को भी चलाया। यानी ये हवा यहाँ तो इसका प्रयोग किए ही किए, ये हवा और आगे गई तो वहां भी इसका प्रयोग कर ली, ये हवा और आगे जाएगी तो इसका और ज्यादा प्रयोग करते रहेंगे। यानी ये इस हवा का प्रयोग बार बार करते रहेंगे, यानी ये हवा कभी खत्म नहीं होगी। ठीक, उसके बाद में सौर ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सूर्य समान रूप से पूरी पृथ्वी पर अगर देखें तो रहता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में सूर्य की किरणें जो है हमें सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। अभी ये 30 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आगे चलकर वो भी बताएंगे कि 30 डिग्री क्या है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है। ऊपर जब और जाएंगे ग्लोब पढ़ेंगे तो ग्लोब के में जो 90 लगभग 60 से 66 डिग्री के ऊपर है यानी नॉर्थ में, और 66 डिग्री साउथ में, वहाँ पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुँच पाती। तो वहाँ पर 6 महीने के दिन 6 महीने की रात होती है, वो सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ ये देखें जो हमारा मेन टॉपिक है कि ये पवन ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद में अगला है पवन ऊर्जा के बाद में जल ऊर्जा। ठीक, तो इसका अगला एग्जाम्पल है जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा भी खत्म नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हमने कोई बांध बनाया और कोई बांध बना के हमने यहाँ पर बहुत ढेर सारी नहरें निकाल दी और इन नहरों से यहाँ पर हमने इस जल को यहाँ पर टरबाइन लगा के इस बांध का पानी इस टरबाइन पे गिराते हैं तो यहाँ पर पानी गिरेगा तो यहाँ पर बिजली बनेगी। ठीक, ये पानी जब इस टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन घूमेगी और यहाँ पर बिजली बनेगी। लेकिन इसी पानी को आगे चलकर दूसरे जगह यहाँ पर और एक टरबाइन लगा दें तो ये पानी इसको भी चलाएगा। ठीक, तो यानी इस पानी को यहाँ इस पानी बेकार नहीं हो, बल्कि यहाँ तो हमने टरबाइन में यूज किया, फिर आगे चलकर इसको यहाँ भी टरबाइन में यूज किया, आगे चलकर नहर में भेज के सिंचाई के रूप में प्रयोग कर लिए और आगे चलकर इसके विभिन्न कार्य किए जा सकते हैं। ठीक, तो पानी यानी जल ऊर्जा भी कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वाटर साइकिल चलता रहेगा, बारिश होती रहेगी, तो ये भी कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद में अगला है ज्वारीय ऊर्जा। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है कि ज्वारीय ऊर्जा आखिर है क्या। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में ये करता है कि समाप्यता के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण कर दीजिए। अगर ये आ गया तो आसान है, लेकिन अगर इसके अंदर पूछता है कि सौर ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए, पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए, तब यहाँ पर पेपर कठिन हो जाता है। या फिर ज्वारीय ऊर्जा भी, क्योंकि अभी ज्वारीय ऊर्जा अभी खबरों में भी रहा, ट्रेंडिंग में है, ज्वारीय ऊर्जा आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा कौन सी है, तो ज्वारीय ऊर्जा ये एक प्रकार की समुद्र है, जैसे मान लो ये। ठीक, इस समुद्र में जो लहरें आती हैं इसी को बोलते हैं ज्वार। लहरें जब ऊपर उठती हैं तो ज्वार बोलते हैं, नीचे जाती हैं तो उसको भाटा बोलते हैं। ज्वार भाटा सुना भी होगा। तो जब यहाँ पर जब ये लहरें कुछ तेजी के साथ आती हैं तो इन लहरों के ऊपर जो है एक टरबाइन मशीन जो है लगा दिया जाता है। तो समुद्र में ही उनके ऊपर टरबाइन मशीन छोड़ दिया जाता है। लहर जब ये लहरें आती हैं तो इस टरबाइन से टकराती हैं तो यहाँ ये टरबाइन पंख इसका घूमता है और बिजली बनती है। लेकिन एक बार तो जाती हैं और एक बार आती हैं। तो समुद्र की लहरें अगर देखते हैं तो सामान्य रूप से लहरें काफी ऊंची उठती रहती हैं। अगर ज्वार भाटा नहीं है तब भी समुद्र में लहरें बनी रहती हैं। तो इस प्रकार से
ये एक ज्वारीय ऊर्जा, ये भी कभी बंद नहीं होगा, ना तो समुद्र की लहरें बंद होंगी, ना तो ज्वारीय ऊर्जा खत्म होगा। उसके बाद है भूतापीय ऊर्जा। जमीन के अंदर से निकलने वाले ताप को बोलते हैं भूताप, और वह ताप, उसका प्रयोग हम कई जगह पे करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ताप निकलता है। विश्व के ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर जमीन यानी भूगर्भ से जो है एक ताप के रूप में धुआं निकलता है, और उस धुएं उस पूरे क्षेत्र में का तापमान ज्यादा होता है। ठीक जैसे कि अभी अमेरिका का एक जो द्वीप है अलास्का, अलास्का में धुआं निकलता है, भूतापीय ऊर्जा वहां से निकल रही है। तो ये अगला आगे बताएंगे कि वहां पर क्यों निकलता है भूतापीय, अभी आगे चैप्टर में आएगा। ठीक, तो उसके बाद में ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा, ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर देखें अनवीकरणीय, तो ये तो खत्म होने वाली है। नवीकरणीय ऊर्जा ये खत्म हो सकती हैं, क्योंकि इसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, और ये खत्म हो सकती हैं, यानी वह संसाधन जिसका प्रयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोल अगर गाड़ी में डलवाते हैं तो एक बार अगर खत्म हो गया तो उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम क्या है? एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और भी तमाम प्रकार की जितने भी जो खत्म होने वाले पदार्थ हैं उसको अनवीकरणीय की श्रेणी में रखेंगे। कोयला हो गया, कोयला भी एक बार जल गया तो उसका प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं, यानी उसका पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया अनवीकरणीय। उसके बाद में अब अगला है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। अब अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया निजी, दूसरा हो गया सार्वजनिक, तीसरा हो गया राष्ट्रीय, और चौथा हो गया अंतरराष्ट्रीय। ये बहुत ही आसान है और बोर्ड एग्जाम में ऐसे आता भी है, कई बार आया हुआ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। सीधा सीधा ऐसे कई बार आया हुआ है। ऐसे समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। समाप्यता पे आएगा क्योंकि इसमें 2 ही रहता है, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा को डिफाइन करना होता है। ठीक, उत्पत्ति के आधार पे आएगा तो भी वहां भी आसानी से कर लेंगे। उसके बाद में है, अब समाप्यता के आधार पे देखते हैं तो पहला है निजी संसाधन, दूसरा है सार्वजनिक। सार्वजनिक को ही सामुदायिक बोलते हैं, तो ऐसा मत समझना कि सार्वजनिक और सामुदायिक दोनों अलग अलग हैं। सामुदायिक का मतलब ये होता है सबके लिए, सार्वजनिक का मतलब होता है कि सबके लिए। सार्वजनिक और फिर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय निजी संसाधन कौन से हैं? सबसे पहले निजी संसाधन को देखते हैं कि आगे निजी संसाधन कौन से हैं। तो निजी संसाधन को निजी संसाधन वह संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष का स्वयं का है, यानी पर्सनल, इसको बोलते हैं निजी संसाधन। जैसे यानी किसी व्यक्ति, केवल एक ही व्यक्ति का जिस पे अधिकार हो वह निजी संसाधन कहलाता है। जैसे किसी का घर हो गया, किसी की पर्सनल गाड़ी हो गई, या किसी की जो पर्सनल जो जमीन हो गई, या किसी की पर्सनल जो भी हो, ये सारे के सारे पर्सनल ही चीजें को निजी संसाधन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे संसाधन जो किसी व्यक्ति विशेष का हो निजी संसाधन कहते हैं। जैसे
मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, और जो भी हो। उसके बाद में अगला है सार्वजनिक। दूसरा है सार्वजनिक संसाधन। सार्वजनिक संसाधन, सार्वजनिक संसाधन किसे कहते हैं? वह संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना हो बल्कि जो समाज के सभी व्यक्तियों का बराबर अधिकार हो, सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। वह संसाधन जिसपे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार ना हो बल्कि समाज के हर व्यक्ति का समान अधिकार हो, सार्वजनिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे पार्क हो गया, फॉर एग्जाम्पल पार्क क्या है? किसी एक व्यक्ति विशेष का थोड़ी है, वो तो समाज के हर व्यक्ति के लिए है। पार्क हो गया, शमशान हो गया, और सरकारी स्कूल हो गया, प्राथमिक विद्यालय हो गया, और सरकारी हॉस्पिटल हो गया। समाज का हर व्यक्ति 1 रुपया लेकर जाता है और दवा लेकर आता है, चाहे जो हो, तो वहां सबको 1 रुपए में ही दवा मिलेगी, यानी वो समाज के हर व्यक्ति के लिए। ठीक, तो इस पे किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता बल्कि समाज के हर व्यक्ति का समान अधिकार होता है, सार्वजनिक संसाधन कहलाता है। ठीक, उसके बाद में फिर अगला है हमारा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन जो किसी देश के राष्ट्र का जिस पे अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पुल हो गया, सड़कें हो गई, ये किसी राष्ट्र की संसाधन है। ठीक, तो जिसमें किसी राष्ट्र का स्वामित्व हो, जैसे नहर हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये इस पे राष्ट्र का अधिकार होता है, इसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद में फिर अगला है हमारा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वह संसाधन जिसका स्वामित्व यानी इसका नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसका स्वामित्व किसी देश के पास नहीं होता बल्कि किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। जैसे हर देश के पास जितने भी समुद्र तटीय देश हैं उनको 200 नॉटिक मील तक समुद्र में उनका उस देश का अधिकार होता है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ये निर्धारित करती है कि जितने भी तटीय देश हैं, जो भी समुद्र तटीय देश हैं, उनको समुद्र में 200 नॉटिक मील तक 200 नॉटिक मील समुद्र तक उनका संपूर्ण अधिकार है। ठीक, तो ये निर्धारित एक अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। ठीक, तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण में निजी संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन देखते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसका किसी देश का उस पर अधिकार नहीं होता बल्कि उसका नियंत्रण एक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे हर देश के पास जितने भी समुद्र तटीय देश हैं उन सबको समुद्र के अंतर्गत यानी उस देश की तट रेखा से लेकर समुद्र में 200 नॉटिक मील तक उस देश का जो प्रत्यक्ष अधिकार माना जाता है। यानी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो ये निर्धारित करती है कि किसी देश का उसके तट रेखा से कितनी दूरी तक उसका अधिकार है। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन में प्रत्येक देश के पास जो समुद्र तटीय देश हैं उनको 200 नॉटिक मील तक उनका संपूर्ण अधिकार होता है समुद्र में। ठीक, तो ये था स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, निजी, सार्वजनिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इसके पहले देखे थे समाप्यता के आधार पे। तो समाप्यता के आधार पे 2 थे, कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उससे पहले देखे थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? पहला था जैव और अजैव।
ठीक, अब उसके बाद में हमारा अगला जो इसका क्वालिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन होगा, अगला जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे तो संसाधनों का वर्गीकरण अब हम करेंगे विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संभावी, संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार और चौथा है इसमें संचित कोष। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि संभावी संसाधन क्या है, यानी संभावी संसाधन। अच्छा, इसके नाम से ही स्पष्ट है संभावी। संभावी का मतलब होता है संभावना, यानी कोई एक ऐसा संसाधन जिसकी मिलने की संभावना है। ठीक, जैसे मान लो अभी हमें ये अनुमान है, यानी ये संभावना है कि हमें कहीं पर पेट्रोलियम या कोई खनिज, ऐसा खनिज पदार्थ मिलने की संभावना है, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम ये जान सकें कि वहाँ पर ये जो खनिज पदार्थ है ये हमें मिल सकता है, यानी ये हमें संसाधन या खनिज हमें मिलने की संभावना है, बल्कि हमें ये जानकारी नहीं है कि वहाँ पर है। ये हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी हम मान लेते हैं कि हो सकता है यहाँ भविष्य में कोई ऐसा खनिज पदार्थ यहाँ पर मिलने की संभावना है। उसके बाद में फिर अगला है विकसित। अच्छा, विकसित, इसके नाम से ही कि विकसित, तो विकसित संसाधन वह संसाधन है जिसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है इस संसाधन को निकालने के लिए, यानी इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इसका प्रयोग हम लोग कर भी रहे हैं, इस संसाधन का प्रयोग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो यानी ये एक विकसित संसाधन है जिसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और इसकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण भी किया जा चुका है कि ये अभी कितना संसाधन है अभी हमारे पास और ये कितने दिन तक चलेगा, इसकी गुणवत्ता क्या है, वो इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ये इसको कहेंगे विकसित संसाधन। ठीक, उसके बाद में अगला है भंडार। भंडार, तो भंडार में देखते हैं, भंडार मतलब होता है, भंडार नाम से ये स्पष्ट है कि भंडार का मतलब होता है इकट्ठा, यानी एक बहुत बड़ा जो है भंडारण हो, यानी रखा हो। लेकिन अभी इस भंडार के पास में अभी हमें ये तो पता है कि यहाँ कोई संसाधन है, लेकिन कितना है इसका पता लगाने के लिए अभी हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे संभावी संसाधन में अभी हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर संसाधन है भी या नहीं, लेकिन भंडारण में हमें ये तो पता है कि यहाँ पर संसाधन हैं, लेकिन अभी यहाँ पर ये नहीं निर्धारित किया जा सका है कि इसका कितना है, यानी संसाधन है, हमें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर कोई खनिज पदार्थ है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कितना है। अभी उसकी ना तो इसकी गुणवत्ता की पता लगाया जा चुका है और ना ही इसकी मात्रा का पता लगाया जा चुका है, बस केवल और केवल ये पता लगा है कि यहाँ पर कोई प्राकृतिक संसाधन है, कोई प्राकृतिक साधन है जो आगे चलकर हम उसे संसाधन बना सकते हैं। उसके बाद में अगला है संचित कोष। संचित कोष, संचित कोष, संचित कोष का मतलब होता है यहाँ विकसित के थोड़ा सा बगल में ही ये समझो, विकसित का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं और इसकी गुणवत्ता और मात्रा का निर्धारण किया जा चुका है, लेकिन संचित कोष का प्रयोग यानी ये अभी कोष में है, रिजर्व में है, तो इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अगर इन चारों संसाधनों में सबसे पहले प्रयोग करेंगे तो विकसित का तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अगर किसी का प्रयोग जल्दी कर सकते हैं तो वो है संचित कोष, क्योंकि हमारे पास इसके लिए यानी कोष के रूप में रखा गया है कि इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि अभी ये विकसित वाला संसाधन है ही हमारे पास। ये संचित कोष में यानी रिजर्व के रूप में इसको बोल सकते हैं कि ये है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो अब संसाधन हमें लगता है कि संसाधन का वर्गीकरण
हो गया है और ये समझ में आया भी होगा, क्योंकि संसाधन अब मुख्यतः देखते हैं, पूरा एक साथ देख लेते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के हैं। एक साथ एक ग्राफ में देखेंगे, और जब नोट्स बनाना तो एक साथ एक ग्राफ में नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा एक बार में यानी शॉर्ट नोट्स रहेगा तो एक नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकते हैं। तो पहला था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, फिर उसके बाद में दूसरा वर्गीकरण किए थे उत्पत्ति के बाद में समाप्यता के आधार पर, उसके बाद में तीसरा वर्गीकरण किए थे स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और फिर लास्ट में जो चौथा वर्गीकरण किए थे वो था हमारा विकास के स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि इन सब में इसके कितने कितने भाग थे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटे थे, कौन से? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। ठीक, जैव और अजैव, इसको दो भागों में बांटे थे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसके बाद समाप्यता के आधार पे भी दो भागों में बांटे थे, कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार भागों में बांटा गया था। इन चार भागों में निजी, सार्वजनिक, निजी होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, निजी, सार्वजनिक और राष्ट्रीय और फिर अंतरराष्ट्रीय, यानी इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। विकास के स्तर के आधार पर भी चार प्रकार थे, संभावी, फिर विकसित और भंडार, और लास्ट में था संचित कोष। तो ये थे हमारे संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक, अब जो अगला टॉपिक हमारा है वो है संसाधनों का विकास। ठीक, अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा संसाधनों का विकास। अगला टॉपिक अब शुरुआत करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, संसाधनों का विकास। संसाधन का विकास कैसे हुआ और उसके बाद संसाधन नियोजन क्या है, और संसाधन में और जितनी भी जो तरह की इसमें भारत में संसाधन नियोजन कैसे करना है, ये सब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।